Good morning, dear students. Yesterday, we have completed the chapter number 8, that is the cell. Now, you remember that in the initiation of that chapter, there was a cell theory. And in that cell theory, the cell theory which was developed by Skeldon, Skewan, and also contributed by Virchow. So, इन तीनों साइंटिस्ट की जो सेल थियरी है, उस सेल थियरी के हिसाब से एक स्टेटमेंट भी था उसमें जो विर्चोव ने कहा था, दैट इज ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला। इसका मतलब ये है कि जो नए सेल बन रहे, ईच एंड एवरी ऑल द न्यू एग्जिस्टिंग सेल्स और न्यू जनरेटिंग सेल्स आर द प्रोडक्ट्स ऑफ द प्री एग्जिस्टिंग सेल। मतलब पहले से जो सेल्स अवेलेबल हैं उसी में से नए सेल्स बन रहे हैं। तो ऐसा तो कौन सा मैकेनिज्म है जिसकी वजह से प्री एग्जिस्टिंग सेल में से नए सेल बनते हैं? हर एक सेल ये काम करता है, ईच एंड एवरी सेल इज परफॉर्मिंग दिस। सेल का जो पूरा लाइफ है इट इज इन द साइक्लिक फॉर्म और इसीलिए उसको बोला जाता है सेल साइकिल। अलोंग विद दैट, ड्यूरिंग दिस सेल साइकिल, एट द एंड सेल इज डिवाइडिंग, ओके, जिसको कहते हैं हम सेल डिवीजन। ओके, तो ये आपके सिलेबस का चैप्टर नंबर 10 है और चैप्टर नंबर 10 में आपको सेल साइकिल और सेल डिवीजन के बारे में पढ़ना है। So we are looking into the details of the cell cycle first of all. ये आपका जो पूरा चैप्टर है इट इज डिवाइडेड इन द 3 पार्ट्स। सबसे पहले हम बात करेंगे सेल साइकिल की, फिर आएगा सेल डिवीजन के 2 डिफरेंट टाइप्स, दैट इज माइटोसिस एंड मियोसिस। ओके, तो लेट्स सी। Growth and reproduction of all organisms depend on the division and enlargement of the cell. Okay, किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए, okay, उसकी जो भी ग्रोथ है, उसका जो रिप्रोडक्शन है, okay, उसका रेट है, डायरेक्टली इट इज डिपेंडेंट ऑन द डिवीजन एंड एनलार्जमेंट ऑफ द सेल। सेल कितने स्पीड में डिवाइड कर रहे हैं, ओके, तो नंबर में ग्रोथ, और उसी को हम रिप्रोडक्शन ऑफ द सेल कहते हैं। कितने उसके साइज में वेरिएशन हो रहा है, ओके, एनलार्जमेंट, ओके, दैट इज ग्रोथ इन मैटर ऑफ साइज। द मैकेनिज्म ऑफ डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ द सेल्स टुगेदर, दोनों डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन मतलब रिप्रोडक्शन। सो द मैकेनिज्म ऑफ डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल्स together constitute cell reproduction, division and multiplication. Okay, ये दोनों साथ मिलके सेल का रिप्रोडक्शन कहलाते हैं। ओके, डिवाइड होना या मल्टीप्लाई होना, ओके, दैट इज कंस्टिट्यूटिवली कॉल्ड रिप्रोडक्शन ऑफ द सेल। ओके, यू कैन सी ओवर हियर, यहाँ पे एक अच्छे से पिक्चराइज किया गया है। दिस इज द स्पर्म, दिस वन इज द एग। ओके, फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट बनेगा, ये जाइगोट फिर एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो डेवलप होने के बाद चाइल्ड बर्थ, ओके, देन इवेंचुअली ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ओके, अल्टीमेटली एक एडल्ट ह्यूमन। आप देखिए यहाँ पे कितने स्मॉल साइज के सेल्स हैं, ओके, और उसमें से एक पूरा ह्यूमन डेवलप हो रहा है, ओके, ऐसा हर ऑर्गेनिज्म के लिए है। लेकिन ये हो तो रहा है, बट सबसे इंपॉर्टेंट अगर उसमें कुछ है तो दैट इज सेल डिवीजन। तो इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस नीट एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। सी, आपका सिलेबस जो है, नो डाउट सभी जो चैप्टर्स है नीट के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन एज पर माय एक्सपीरियंस कुछ चैप्टर्स को बहुत ज्यादा वेटेज दिया गया है, ओके, और उसमें से क्वेश्चंस की प्रोबेबिलिटी हर बार ज्यादा होती है। सो यू हैव टू फोकस दोस टाइप ऑफ द चैप्टर्स। चैप्टर 8
चैप्टर 9, चैप्टर 10, ये तीनों चैप्टर ऐसे हैं जो सोलरली भी पूछे जाते हैं, मतलब सेपरेटली इन अ नीट क्वेश्चन, और उसको मर्ज करके भी किसी और एक चैप्टर के साथ मर्ज करके भी क्वेश्चन डिजाइन हो सकता है, राइट। तो ये कंसेप्चुअल चैप्टर्स है 8, 9 एंड 10, तो वो कंसेप्ट कहीं पे भी मर्ज हो सकते हैं, अप्लाई हो सकते हैं, किसी भी चैप्टर में अप्लाई हो सकते हैं, ओके। और वहां से वो मर्ज करके फिर आपको क्वेश्चन, मतलब फ्यूजन यू कैन से, राइट। सो फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर, दैट इज सेल साइकिल। सो सेल साइकिल का मतलब क्या है? इट इज द लाइफ पीरियड ऑफ अ सेल during which a cell synthesizes DNA. The process is known as replication. It grows and divides into two daughter cells. Okay. So it is the lifespan of a cell, जिसमें सेल क्या क्या काम करता है। तो यहाँ पे सभी फंक्शंस नहीं बताएं, लेकिन जो 2-3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो क्लियर कट दिख रही है हमें, तो एक तो है डीएनए रेप्लिकेशन, ओके, डबलिंग ऑफ द डीएनए, ये एक काम बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल की ग्रोथ इन साइज, एनलार्जमेंट एंड अल्टीमेटली डिवीजन इन द टू डॉटर सेल्स, मतलब ये हो गया ओमनी सेलुला ई सेलुला, ओके। एक सेल, उसमें से दो डॉटर सेल यहाँ पे बन रहे हैं। सेल ग्रोथ, दैट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज, इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। तो सेल ग्रोथ, यहाँ पे एनलार्जमेंट की बात कर रहे हैं, ओके। तो इंक्रीज इन द साइटोप्लाज्म, सेल एनलार्ज कब होगा? तो ऑब्वियस है कि उसके अंदर जो साइटोप्लाज्म है वो जब इंक्रीज होगा तब जाके सेल की ग्रोथ होने वाली है। एंड इट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस, पूरी लाइफ साइकिल में ये चलता रहता है। डीएनए सिंथेसिस अकर्स ओनली एट अ स्पेसिफिक स्टेज, आगे आएगा कहाँ पे डीएनए सिंथेसिस कौन से स्टेज में होता है, ओके। लेकिन वो स्पेसिफाइड है, ऐसा नहीं है कि कॉन्स्टेंटली, जैसे सेल ग्रोथ बोला है ना, कॉन्स्टेंट प्रोसेस है, ओके। लेकिन डीएनए सिंथेसिस ये कांस्टेंट प्रोसेस नहीं है, ये एक पर्टिकुलर एक स्टेप जो है सेल साइकिल का, एक स्टेप है, एक स्टेज है, वहीं पे उसी स्टेज में डीएनए सिंथेसिस होगा, ओके। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं ड्यूरेशन ऑफ द सेल साइकिल varies in each organism and each cell type, okay। तो it is not universal के सभी सेल इतने मिनट्स में, इतने आवर्स में ही डिवाइड करेंगे, इतने आवर्स में अपनी लाइफ साइकिल पूरी करेंगे, इट इज नॉट लाइक दैट। सभी सेल का खुद का सेल साइकिल, सभी सेल का खुद का डिवीजन टाइम, ये डिफरेंट है। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स आपको दिए गए हैं। ड्यूरेशन ऑफ अ टिपिकल यूकैरियोटिक सेल, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, ह्यूमन सेल इज अबाउट 24 आवर्स, ओके, 24 आवर्स है। सी मैचिंग ऑफ द नेचर, डे साइकिल भी पूरा 24 आवर का होता है। और यहाँ पे एक सेल की एज जो है, इट इज ऑल्सो 24 आवर्स ऑन एन एवरेज, ओके। कुछ सेल्स हैं जो लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव करते हैं, ओके। इन यीस्ट इट इज ओनली अबाउट 90 मिनट्स, तो यीस्ट में ये 90 मिनट्स का ही सेल साइकिल टाइम है, ओके। तो यहाँ पे आपको पिक्चराइजेशन यीस्ट का करवाया गया है, ओके। रीजन हो रहा है यहाँ पे, ओके। ये एक यूकैरियोटिक और एक सेल दिखाया गया है, ये पिक्चराइजेशन है, ओके। दो, एक में से दो सेल बन रहे हैं, ये आगे सिमिलर टाइप का एक डायग्राम आप स्टडी करने वाले हैं इन द स्टेज ऑफ द सेल साइकिल, ओके। तो वहीं पे हम इसको समझेंगे। नाउ किसी भी सेल साइकिल में, ओके, देयर आर टू स्टेजेस और यू कैन से टू फेजेस, ओके। दो मेन फेज होते हैं किसी भी सेल साइकिल में, ओके। नंबर 1 दैट इज इंटरफेज एंड नंबर 2 एम फेज।
ओके आप देखिए इंटरफेज और एम फेज का कितना डिफरेंस है। सी यहां से लेके यहां तक दैट इज इंटरफेस, और ये जो ब्लिंक कर रहा है कॉन्स्टेंटली दैट इज द एम फेज। ओके तो एम फेज इज शॉर्ट लाइफ कंपेयर टू द इंटरफेस। तो सबसे ज्यादा जो लाइफ स्पान जिसमें सेल रहने वाला है इट इज द इंटरफेस। ओके सभी के बारे में हमें यहाँ पे डिटेल में पढ़ना है, हर एक स्टेज का सिग्निफिकेंस और कौन कौन से नीट क्वेश्चंस यहाँ से हो सकते हैं, दैट आई एम आल्सो गोइंग टू डिस्कस। सो सबसे पहले हम बात करेंगे इंटरफेस की। देखिए आपके वीडियो में जो ब्लिंक कर रहा है पूरा एरिया दैट इज द इंटरफेस, और इंटरफेस को आप देख सकते हैं बोला जाता है रेस्टिंग फेस। अब यहाँ पे बहुत बार स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है, रेस्टिंग फेज मतलब सभी को लगता है सेल इज नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग, ओके मतलब वो आराम पे है, ऐसा नहीं है। रेस्टिंग फेज जो नाम दिया गया है इट इज इन कॉन्टेक्स्ट विद द सेल डिवीजन। ओके बाकी सारी सेल की एक्टिविटीज तो जो है उसको खाना है पीना है जो कुछ करना है, डीएनए रेप्लिकेशन करना है, प्रोटीन बनाने हैं, लिपिड्स बनाने हैं, ये सभी काम ये इंटरफेज में ही करता है। तो इंटरफेस में भले ही इट इज रेस्टिंग फेज लेकिन इट इज इन कॉन्टेक्स्ट विद द एम फेज, अदरवाइज सेल इज परफॉर्मिंग लॉट ऑफ फंक्शंस ड्यूरिंग द इंटरफेस। तो कभी अपने दिमाग में ये मत लाइए कि रेस्टिंग मतलब सेल आराम पे चला गया कुछ नहीं कर रहा है। ओके इट इज टोटली रॉन्ग कंसेप्ट, लेकिन बहुत बार स्टूडेंट्स को ये समझने में थोड़े गलती होती है। इट इज द फेज बिटवीन टू सक्सेसिव एम फेज। अब आपको ये समझना पड़ेगा, यहाँ पे डेफिनेशन इसकी ऐसे दी गई है, इंटरफेज इज द फेज बिटवीन द टू सक्सेसिव एम फेज। अब यहाँ पे दो सक्सेसिव एम फेज कहाँ दिख रहा है, एक ही तो दिख रहा है। अब ये एम और ये एम, ये दो नहीं है, ये सिर्फ अंदर लेबलिंग करने के लिए आपको बताया गया है। दिस इज द एम फेज। अब मैं आपको समझाता हूँ कैसे। ये देखिए एक इंटरफेज हुआ, लेकिन कैसे, एम फेज फिर इंटरफेस और फिर वापस एम फेज, ये ऐसे काउंट करना है, एम फेज फिर इंटरफेस और वापस एम फेज। ओके मतलब हो गया ना, दोनों एंड पे दो एम फेज और सेंटर में एक इंटरफेस। ओके तो इट इज द फेज बिटवीन टू सक्सेसिव एम फेज। अब इस फेज में होता क्या है, तो इट इंक्लूड्स सेल ग्रोथ। देखिए सेल की पूरी ग्रोथ इंटरफेज में हो रही है, एंड द वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन दैट इज डीएनए सिंथेसिस। उसके अलावा सेल डिवाइड नहीं हो सकता है, डीएनए सिंथेसिस इट इज आल्सो गोइंग ऑन इन द इंटरफेस। इट लास्ट मोर देन 95% ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल। ओके अब मैंने पहले ही बोला मेजर पूरा टाइम है it is occupied by the interface, 95% of the cell cycle time is occupied by interface। तो सीधी बात है m phase is only taking about 5%। okay 5% fine। now interphase is also subdivided into the three phases। okay three phases। तो उसमें जो है G1 phase, then S phase and then G2 phase। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं G1 phase, S phase, G2 phase, ये पूरा जो है that is the interface, और उसके बाद जो है that is M phase वापस। ओके तो आपको याद रखना है, ऐसे याद रखना है G1S G2M। ओके G1S G2M बोलने में भी ऐसे ही बोलना है, तो you will be having a sequence G1S G2M। ओके ऐसे आपको याद रखना है। सभी फेजेस की स्पेशलिटी भी है, हर एक फेज में कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट हो रहा है। ओके तो यहाँ पे आप देखिए सेल जहाँ पे ब्लिंक कर रहा है कर्सर, ओके ये वाला यू कैन सी द ब्लिंकिंग डायग्राम। ओके इट इज द G1 फेज जिसको बोला जाता है गैप 1। G1 फेज गैप 1 पहला गैप है ये, और उसको बोला जाता है एंटीफेज। ओके एंटीफेज भी उसको बोला जाता है,
ओके, क्या होता है इसमें जीवन फेज में? तो जीवन फेज इज द फर्स्ट ग्रोथ फेज। आप देखिए, भले ही बोला गैप फेज, लेकिन उसमें पहला ग्रोथ फेज है ये। ओके, इट इज द इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड डीएनए रेप्लिकेशन, इसीलिए इसको गैप फेज बोला गया है। ओके, इंटरवल बिटवीन माइटोसिस, अभी तक इसको हम एम फेज बोल रहे थे। इस एम फेज का जो नाम है दैट इज कॉल्ड माइटोटिक फेज। ओके, माइटोटिक फेज, माइटोटिक फेज, और उसके बाद जीवन फेज, मतलब एम फेज, उसके बाद जीवन फेज, और जीवन फेज के बाद जो एस फेज है, एस फेज का फुल फॉर्म है सिंथेसिस फेज। किसका सिंथेसिस? तो डीएनए का सिंथेसिस, और डीएनए के सिंथेसिस को हम बोलते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। फोकस करिए मेरे वर्ड्स पे। माइटोटिक फेज दैट इज द एम फेज, फिर आता है जीवन फेज, फिर आता है एस फेज। एस फेज का फुल फॉर्म है सिंथेसिस फेज। क्वेश्चन इज देयर, किसका सिंथेसिस? तो डीएनए का सिंथेसिस। डीएनए का सिंथेसिस मतलब डीएनए रेप्लिकेशन। तो अब आप जीवन को डिफाइन करिए। जीवन इज द फर्स्ट गैप फेज प्रेजेंट इन बिटवीन माइटोटिक फेज यानी कि एम फेज एंड डीएनए सिंथेसिस। तो पहला गैप फेज है, सेल डिवाइड होता है मतलब माइटोसिस, उसके बाद गैप दैट इज जीवन, और उसके बाद डीएनए रेप्लिकेशन, उनके बीच में ये गैप फेज है। व्हाट आर द मेन इवेंट्स ऑफ द जीवन फेज? ये नीट क्वेश्चन है। ओके, इवेंट्स जो है वो नीट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ऐसे आता है, which of the following is not an event of the जीवन phase, और which of the following is an event of the जीवन phase? ओके, ऐसे नीट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। सो जीवन फेज में कंटिन्यूअस ग्रोथ ऑफ द सेल। ओके, सेल जो है उसकी कंटिन्यूअस ग्रोथ होती है, ये मेन इवेंट। सेल बिकम्स मेटाबॉलिकली एक्टिव, सेल जो है अच्छे से मेटाबॉलिज्म भी करता है, इसीलिए इसको बोला गया सेल बिकम्स मेटाबॉलिकली एक्टिव। इट प्रिपेयर्स मशीनरी फॉर डीएनए रेप्लिकेशन। तो जीवन के बाद ठीक कौन सा स्टेज आता है? तो सिंथेसिस फेज, मतलब के डीएनए रेप्लिकेशन वाला फेज। तो हमेशा डियर स्टूडेंट्स ये याद रखिए कि सेल साइकिल का हर एक स्टेज, उसके बाद आने वाले जो स्टेज है उसके लिए कुछ ना कुछ प्रिपेयर करता है। जैसे एस फेज है, वो G2 के लिए कुछ प्रिपेयर कर रहा है, G2 है वो माइटोटिक फेज के लिए कुछ प्रिपेयर कर रहा है। ओके, और माइटोटिक के बाद तो सेल डिवाइड हो रहा है, शुरुआत यहाँ से होती है। तो गैप फेज 1 है दैट इज जीवन फेज, वो सिंथेसिस फेज के लिए मशीनरी प्रिपेयर करता है, मतलब सिंथेसिस फेज में जो काम होने वाला है उसकी मशीनरी। ओके, अब सिंथेसिस फेज में क्या काम होने वाला है? तो वी नो नाउ इट इज डीएनए रेप्लिकेशन। तो डीएनए को डेवलप करने के लिए, मतलब रेप्लिका बनाने के लिए डीएनए का, इट इज वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। तो उसके लिए आपको पूरी मशीनरी चाहिए। ओके, तो ये मशीनरी पहले बनानी पड़ेगी। तो ये कहाँ पे बनती है? गैप फेज में। अब यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, गैप 1 फेज में या तो जीवन फेज में डीएनए रेप्लिकेशन की मशीनरी बनती है, और फिर ये सेल ट्रांजिस्ट करता है सिंथेसिस फेज यानी कि एस फेज में, मतलब डीएनए रेप्लिकेशन के लिए, और वहां पे डीएनए रेप्लिकेशन परफॉर्म होता है यूजिंग द मशीनरी ऑफ द जीवन फेज। लेकिन अगर जीवन फेज ने डिनाई कर दिया कि मशीनरी नहीं बनानी है, अब वैसे तो डिनाई नहीं कर सकता है, लेकिन बिकॉज ऑफ सम एबनॉर्मल रीजंस, ओके, डिजीज या कुछ सेल में डैमेज है, कुछ भी रीजंस है, वो रीजंस भी हम डिस्कस करेंगे। अगर ऐसा कोई भी एबनॉर्मल रीजन है जिसकी वजह से डीएनए रेप्लिकेशन की मशीनरी नहीं बनी है, तो फिर ये सेल जीवन से एस फेज में ट्रांजिस्ट करने वाला नहीं है, याद रखिएगा। ओके, जीवन से एस में ये सेल ट्रांजिस्ट नहीं करेगा। ओके, सिंथेसाइजेस आरएनए एंड प्रोटीन्स। ओके, तो गैप 1 फेज में ये आरएनए भी बनाता है
और प्रोटीन्स भी बनाता है। आरएनए मतलब ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस और प्रोटीन मतलब ट्रांसलेशन की प्रोसेस। ओके, अब गैप 1 फेज में ये दोनों काम होने वाले हैं। और आपको ये भी मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे जो प्रोटीन्स बन रहे हैं ना G1 फेज के, ओके, उसमें से बहुत सारे प्रोटीन्स ऐसे हैं विच आर द मशीनरी फॉर डीएनए रेप्लिकेशन। ओके, नॉट ऑल, लेकिन बहुत सारे प्रोटीन्स ऐसे हैं विच आर द मशीनरी फॉर डीएनए रेप्लिकेशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट्स है सारे के सारे, इसीलिए मैंने पहले ही बताया कि इंटरफेज इज नॉट द रेस्टिंग फेज। फिर बात आती है गैप फेज में, कि गैप 1 में भी शायद सेल कुछ नहीं कर रहा है, इसीलिए तो उसको गैप बोला गया है। तो इट इज नॉट लाइक दैट, cell is metabolically active in this particular phase, that is G1 phase. Okay, so this is about G1 phase. Now S phase, जिसको बोला जाता है सिंथेसिस या तो सिंथेटिक फेज। ओके, सो S phase में क्या होता है? S phase में DNA replication takes place. Okay, DNA replication, that is doubling of the DNA. You can see over here, यहाँ पे आपको क्रोमोसोम दिखाए गए हैं, क्रोमोसोम A, क्रोमोसोम B, क्रोमोसोम A and this is the small a. ये आप जेनेटिक्स में पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा। इट इज अ डोमिनेंट, दिस वन इज अ रिसेसिव। डीएनए रेप्लिका बन रहा है। अब देखिए, एक स्ट्रैंड था, डबल स्ट्रैंडेड हो गया। और यहाँ पे भी आप देखिए, मतलब ये एक क्रोमेटिड है। याद करिए, क्रोमोसोम हम पढ़े, हर एक क्रोमोसोम में 2 सिस्टर क्रोमेटिड होते हैं। ये और ये दोनों क्रोमेटिड्स हैं एक दूसरे के। तो रेप्लिकेशन में क्या होता है, ये जो एक सिंगल क्रोमेटिड वाला जो क्रोमोसोम था उसमें सिस्टर क्रोमेटिड बन रहा है। मतलब आप देखिए, इसका रेप्लिका बन गया है। इस साइड वाला जो है और इस साइड वाला दोनों एक दूसरे के कार्बन कॉपी है। दैट इज कॉल्ड रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन का एक सिंपल मीनिंग कार्बन कॉपी बनाना ही होता है। ओके, दैट इज रेप्लिका, जिसमें कोई चेंज नहीं है, वैसा का वैसा। अमाउंट ऑफ डीएनए पर सेल डबल्स, सीधी बात है। यहाँ पे आप देखिए, इस पर्टिकुलर क्रोमोसोम में जितना डीएनए था उससे यहाँ पे डबल हो चुका है, ऐसे ही इसका जितना था उससे यहाँ पे डबल हो चुका है। तो इवेंचुअली यू कैन से सेल का जो टोटल डीएनए कंटेंट है वो डबल अप हो जाता है। ओके, बट क्रोमोसोम नंबर इज नॉट इंक्रीज। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, डीएनए डबल हुआ है लेकिन क्रोमोसोम नहीं डबल हुआ है। ओके, आप देखिए, क्रोमोसोम तो उतने ही है, 1 and 2, 1 and 2। ओके, डीएनए डबल हुआ है, डीएनए का रेप्लिकेशन हुआ है, क्रोमोसोम का रेप्लिकेशन नहीं हुआ है। टेक्निकली आप इसको समझिए। ओके, और आगे कुछ जगहों पे आपको मतलब दिक्कत हो सकती है समझने में, लेकिन डोंट वरी। ओके, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड के क्रोमोसोम नंबर और डीएनए कंटेंट, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, क्योंकि इस चैप्टर के डिस्कशन में वो आता ही है लेकिन आपके बुक में एक्सप्लेन नहीं किया है। लेकिन उसके रिलेटेड कुछ नीट क्वेश्चंस होते हैं और वो सॉल्व करने के लिए ये नॉलेज आपके पास होना चाहिए। सो आई विल मेक यू अंडरस्टैंड अबाउट द थिंग्स। इन एनिमल सेल्स replication begins in the nucleus and the centriole duplicates in the cytoplasm. Okay, ये भी एक नीट क्वेश्चन है, ये रीजन असर्शन में पूछा जाता है। इन एनिमल सेल्स, जैसे एक स्टेटमेंट है, सपोज इट इज रीजन, ऐसे दिया गया, या स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 ऐसे पढ़ते हैं। स्टेटमेंट 1, इन animal cells replication begins in the nucleus. Statement 2, simultaneously the centriole duplicates in the cytoplasm. तो क्या दोनों करेक्ट है? तो अगर ये दोनों स्टेटमेंट ऐसे दिए गए तो करेक्ट है। ओके, 1 is correct, second is incorrect, 1 is incorrect, second is correct. Okay, both are correct but 1 is not the reason of the second. ऐसे ऑप्शंस आपको मिल सकते हैं। ओके, तो इसको कैसे समझना है? बिकॉज वी नो कि एनिमल सेल एक यूकैरियोटिक मैच्योर सेल है, तो उसके पास न्यूक्लियस है। और कल हमने पढ़ा था कि न्यूक्लियस के अंदर ही डीएनए होता है। तो डीएनए जहां पे होगा रेप्लिकेशन वहीं पे होगा। तो रेप्लिकेशन न्यूक्लियस में हो रहा है, लेकिन साइमल्टेनियसली एस फेज में ही
सेंट्रियोल जो है, याद करिए सेंट्रियोल भी हम कल पढ़े, परसों पढ़े थे। सेंट्रियोल जो है वो डुप्लीकेट होते हैं, लेकिन सेंट्रियोल का लोकेशन है साइटोप्लाज्म में। तब मैंने आपको बताया था सेंट्रियोल्स आर हैविंग इम्पोर्टेंट रोल ड्यूरिंग सेल डिवीजन। ओके, तो इस चैप्टर में आपको पता चल जाएगा कि सेंट्रियोल का रोल क्या है। ओके, नाउ G2 फेज, दैट इज गैप फेज 2। तो जो G2 फेज है उसको हम बोलते हैं सेकंड ग्रोथ फेज। सेकंड ग्रोथ फेज, ओके। सेल ग्रोथ यहाँ पे कंटिन्यू होती है। देखिए यहाँ पे गैप 1 फेज में ग्रोथ हो रही थी, फिर यहाँ पे ग्रोथ एक लेवल तक पहुंचने के बाद डीएनए रेप्लिकेशन हुआ, सेंट्रियोल डबल हुए, और फिर वापस यहाँ पे ग्रोथ अटेंड करना शुरू हो गया। यहाँ पे भी ग्रोथ होती रहती है, लेकिन इतनी अग्रेसिवली नहीं जितनी गैप 1 और गैप 2 में होती है, बिकॉज यहाँ पे सेल का फोकस किसके ऊपर है? सेल का फोकस है डीएनए रेप्लिकेशन के ऊपर। और आपको ये भी बता दूं, रेप्लिकेशन ही शायद एक ऐसी इवेंट है सेल की कि उसमें वैसे तो सेल हर एक इवेंट को एरर प्रूफ करता है। ओके, कहीं पे भी कोई इश्यू क्रिएट नहीं होना चाहिए, कहीं पे एरर नहीं होनी चाहिए, गलती नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसमें सबसे इम्पोर्टेंट अगर कोई है तो दैट इज डीएनए रेप्लिकेशन। वहां पे अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ, वहां पे गड़बड़ हो गई, वहां पे एरर हुआ, तो सेल की पूरी लाइफ जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। ओके, और ये सारे, इन सारी बातों के बारे में आप 12th स्टैंडर्ड में पढ़ने वाले हैं। अगर एक सिंपल चेंज हुआ डीएनए रेप्लिकेशन में, सिंपल, ओके, इट कैन कॉज वैरायटी ऑफ द डिजीज। ओके, जेनेटिक डिजीज जिसका कोई आंसर नहीं है अभी तक, कैंसर्स एंड ऑल दिस थिंग्स, राइट। तो आप समझ सकते हैं डीएनए रेप्लिकेशन कितना इंपॉर्टेंट है सेल के लिए। सिंथेसिस ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन्स आल्सो कंटिन्यूअस हियर। देखिए गैप 1 फेज में जो काम हो रहे थे वही काम गैप 2 में हो रहे हैं। तो गैप 1 और गैप 2 के बारे में लिखने में बहुत दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक पॉइंट है जो चेंज बहुत इंपॉर्टेंटली होने वाला है कि गैप 1 फेज में एस फेज के लिए डीएनए रेप्लिकेशन के लिए मशीनरी बनती है। ओके, लेकिन अब एस फेज खत्म हो चुका है, तो गैप 2 में बनाने की कोई जरूरत नहीं। सेल इज प्रिपेयर्ड फॉर माइटोसिस, हाँ, लेकिन उसके बाद का जो फेज है ना, उसके लिए सेल मशीनरी प्रिपेयर करना शुरू करेगा। अगर मशीनरी नहीं बनी एम फेज की, तो जैसे गैप 1 में से एस फेज में सेल ट्रांजिस्ट नहीं करता था, ऐसे ही गैप 2 से एम फेज में सेल ट्रांजिस्ट नहीं करेगा। ओके, सो सेल इज प्रिपेयरिंग इटसेल्फ, प्रिपेयरिंग द मशीनरी फॉर माइटोसिस। Now M phase, that is called mitosis or mitotic phase. So it represents the actual cell division. Okay, सही में जो सेल का डिवीजन हो रहा है that is mitotic phase. Okay, in human cell cycle it lasts for only about an hour. Okay, ह्यूमन की जो सेल साइकिल, अब देखिए ह्यूमन सेल की एवरेज सेल साइकिल का टाइम बताया गया था 24 आवर्स। ओके, 24 आवर्स के, और 24 आवर्स में से सिर्फ 1 आवर ही ऐसा है जिसमें सेल डिवाइड करता है। बाकी 23 आवर्स में सेल इज डूइंग इट्स ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म एंड ऑल दिस थिंग्स, राइट। नाउ जैसे गैप फेज, सॉरी इंटरफेज जो है, इट इज आल्सो डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, G1 S G2। वैसे ही एम फेज इज आल्सो डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। एक्चुअली यहाँ पे डिवीजन ऐसा कुछ दिखता नहीं है, लेकिन उसको समझने के लिए हम उसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला फेज जो कहलाता है उसमें पहला पार्ट दैट इज कॉल्ड कैरियोकाइनेसिस। अब कैरियन, ये बात मैंने लास्ट चैप्टर में भी बताई आपको। कैरियन, कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। काइनेसिस, इट इज फ्रॉम काइनेटिक मूवमेंट। तो यहाँ पे न्यूक्लियस के मूवमेंट की बात है। ओके,
और इसका पूरा मतलब निकलता है न्यूक्लियर डिवीजन। तो जब भी सेल डिवीजन होता है तो पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है। ओके, सबसे पहले न्यूक्लियस के दो पार्ट होते हैं, बाद में सेल दो अलग होते हैं। जैसे यहाँ पे इस फिगर में आप देखिए कैरियोकाइनेसिस ये दिखाया है, ये एक सेल है, उसका ये न्यूक्लियस है। ओके, ये आप सेंट्रियोल्स देख सकते हैं, दो सेंट्रियोल। यहाँ पे सेंट्रियोल जो है वो रेप्लिकेट हो चुके हैं। डीएनए जब रेप्लिकेट होता है एस फेज में, ऐसे उसी टाइम पे सेंट्रियोल भी डेवलप होते हैं। एक सेंट्रियोल नॉर्थ पोल पे जाएगा, एक साउथ पोल पे जाएगा। सी, जब भी डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ते, सॉरी सेल साइकिल पढ़ते हैं, तो जिस एंड पे सेंट्रियोल्स जाते हैं उसको हम नॉर्थ और साउथ पोल ऐसे याद करते हैं। ओके, भले यहाँ पे लेफ्ट एंड राइट दिखाया है। तो एक नॉर्थ पोल पे चला गया सेंट्रोजोम, दूसरा सेंट्रोजोम जो है इसको सेंट्रोजोम बोलेंगे। क्यों? दो सेंट्रियोल का पूरा यूनिट है तो उसको सेंट्रोजोम बोलते हैं। लास्ट चैप्टर, फाइन। दूसरा साउथ पोल पे आप देखिए सेल डिवाइड नहीं हुआ है, सेल सिर्फ एनलार्ज हुआ है, इट इज रेडी टू डिवाइड। उसके पहले न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड हो चुका है, न्यूक्लियस बाइफरकेट हो चुका है दो इक्वल पार्ट में। आप देखिए उसके अंदर डीएनए भी जो है, क्रोमोसोम भी है, वो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो चुके हैं। जैसे यहाँ पे उतने ही नंबर, उसी साइज के नंबर, वही क्रोमोसोम्स इस सेल के न्यूक्लियस में भी आपको दिख रहे हैं। लेकिन अभी दो सेपरेट सेल एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, अभी सिर्फ और सिर्फ दो न्यूक्लियस अलग हुए हैं। सेकंड पार्ट जो होता है माइटोटिक फेज का, दैट इज साइटोकाइनेसिस, दैट इज डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म। साइटोकाइनेसिस, साइटो मतलब साइटोप्लाज्म, काइनेसिस काइनेटिक। अब क्या होगा, जो सेल ऑलरेडी न्यूक्लियस को डिवाइड कर चुका है उसमें ये जो मेम्ब्रेन है दोनों के बीच में, ये मेम्ब्रेन पूरा इनवर्ट फोल्ड होता है। ओके, पूरा का पूरा इनवर्ट फोल्ड होगा। ये आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे कैसे होता है, कि पूरा इनवर्ट फोल्ड होगा और फिर वो मर्ज हो जाएगा कंप्लीटली। एंड नाउ यू आर हैविंग टू डॉटर सेल्स। सो यहाँ से शुरू किया था, एट द एंड यू आर हैविंग टू इक्वल साइज्ड इक्वल डीएनए कंटेंट वाले डॉटर सेल्स। ओके, तो डिवीजन भी हुआ, मल्टीप्लिकेशन भी हुआ। ओके, so that is the M phase of the cell division. Fine. Some cells, सभी सेल डिवाइड होते हैं ऐसा नहीं है। Some cells do not show division. For example, heart cell, और इसीलिए it is very important, heart cells को अगर डैमेज हुआ तो फिर उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। Many other cells divide only occasionally to replace damaged or dead cell. हार्ट सेल्स जो है वो डिवाइड नहीं होते हैं, एक बार जितने बन गए वो बन गए, लाइफ टाइम वही सेल आपके साथ रहने वाले हैं। कुछ सेल्स ऐसे हैं जो ओकेशनली डिवाइड करते हैं, ओके, रिपीटेडली डिवाइड नहीं करते हैं, और डैमेज सेल को रिप्लेस करने के लिए ही वो डिवाइड होते हैं। जैसे यहाँ पे आपको ये नेल्स के नीचे आपको कुछ लगा है, चोट आई है। ओके, अब यहाँ पे जनरली नए सेल्स इतने बनते नहीं है, लेकिन सॉरी, लेकिन डैमेज हुआ है तो उसको रिप्लेस करना पड़ेगा। तो आप देखिए ये इवेंचुअली नए सेल्स बन रहे हैं, आपका घाव भर रहा है, एंड अल्टीमेटली यहाँ पे जो कंडीशन थी ओके हेल्दी, वो नए सेल्स गेन हो चुके हैं। ओके, तो ये कुछ सेल्स के बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है। तो ये भी एक नीट क्वेश्चन है, हार्ट सेल्स डू नॉट डिवाइड, ओके, नेवर डिवाइड। ओके, the cells that do not divide further exit जीवन फेज। अच्छा, अगर सेल साइकिल में रहेंगे तो फिर उनको डिवाइड होना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे ये सेल जो है डिवाइड नहीं हो रहा है, जैसे कि हार्ट सेल, ओके, तो वो जीवन फेज से एग्जिट कर जाएंगे एंड एंटर एन इनएक्टिव स्टेज विच इज कॉल्ड क्वेसेंट स्टेज, विच इज G0, क्वेसेंट स्टेज विच इज नोन एज G0। आप देखिए यहाँ पे माइटोसिस हुआ, जीवन फेज से ही ये सेल एंटर कर जाते हैं इनटू द G0,
दैट इज गैप 0, इसको बोला जाता है क्विसेंट स्टेज। तो नीट क्वेश्चन ये से भी हो सकता है कि हार्ट सेल्स ड्यूरिंग द लाइफ स्पान, हार्ट सेल्स रिटेन्ड इन विच स्टेज ऑफ द सेल साइकिल। तो आपके पास ऑप्शन है G0, G1, S, G2, M, 5 ऑप्शन आपके पास है। तो द करेक्ट आंसर इज G0। गैप 0 फेज में ही हार्ट के सेल रहते हैं। अगर जीवन में आए तो फिर उनको डिवाइड होना पड़ेगा, क्योंकि तब तो साइकिल खत्म करनी पड़ेगी, इसीलिए ये सेल साइकिल से एग्जिट हो जाते हैं। ओके, सच सेल्स रिमेन मेटाबॉलिकली एक्टिव बट डू नॉट प्रोलिफरेट। यहाँ पे प्रोलिफरेशन का मतलब होता है ग्रोथ एंड डिवीजन। प्रोलिफरेशन का मतलब होता है ग्रोथ एंड डिवीजन। तो ये सेल जीवन में जाएंगे तो मर नहीं जाएंगे, सरवाइव करेंगे लाइफ टाइम। ओके, अपनी पूरी लाइफ साइकिल खत्म करेंगे। ओके, मेटाबॉलिकली एक्टिव भी होंगे लेकिन सेल साइकिल में नहीं रहेंगे। ओके, so this is a very important point to remember. Okay, so dear students, आज हमने सेल साइकिल का इंट्रोडक्शन देखा। सेल साइकिल का एक जो फेज है दैट इज कॉल्ड इंटरफेज, उसके बारे में पूरा स्टडी किया। उसके जो फेजेस हैं, सब फेजेस हैं, उनके बारे में हमने देखा। कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस डिराइव होते हैं वो भी हमने देखा। Now we will move to the part 2, that is mitosis. Okay, in the next session. Okay, तब तक इसको आप पढ़िए, अच्छे से समझिए। If you have any queries, any doubts, any questions regarding today's session, okay, please feel free to ask the queries and questions. Okay, fine. So till then, have a nice day.